नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। निफ्टी करीब 1/4% नीचे 8655 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त पहले इसने अपना इंट्राडे लो भी हिट किया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिकवरी ये अब भी नहीं कर पाया है। लेकिन एक्शन पॉकेट्स में ऑब्वियसली PSU बैंकिंग स्पेस रडार पर SBI के मेगा मर्जर के प्लान के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक ये भी अब मामूली सी बढ़त के साथ करीब 22 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। वीरेंद्र बताइए। बिल्कुल मेरे, अगर आप देखें कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज थोड़ा शायद मार्केट पॉज लेने के रुकने के मूड में थे, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग थोड़ी सी कमजोर हुई। 3/4% नीचे यूरोपियन मार्केट्स खुले और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स क्या है, याद रखिएगा बैंक निफ्टी और मिड कैप स्पेस। हालांकि आज एक बार फिर से आप देखें जो 8700 है उसके ऊपर टिकने में कमजोरी हुई और मेगा मर्जर की मंजूरी के बाद ऑल आप देखें SBI ये लगभग 3% ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव। ज़्यादा ब्रोकिंग हाउसेस ने अगर आप देखें थम्स अप दिया आई थिंक इस पूरी प्रक्रिया को। और तीसरे पायदान पर आप देखें सरकारी बैंक, जैसे कि मैंने बात की अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मूव। सीमेंट स्पेस को देखिए मैं अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा शानदार मूव। इंडिया सीमेंट्स इन द मिड कैप स्पेस, ये 3 स्पेस जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और चौथे पायदान पर आप देखें शुगर, होटल, लिक्विड शेयर जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आज मिड कैप में विजिबल है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स हालांकि डे लो पे कारोबार है, लेकिन फिर भी आई मीन हर निशान में। और आखिरी चीज़ जिस पे फोकस करेंगे वो है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आज क्रूड 50 के पार निकला, ऑफशोर काउंटर्स में मूव। और केन को देखिए आप, ONGC को देखिए, वो वाइब्रेंसी अगर आप देखें तो आज क्रूड में तेज़ी की आप फील कर सकते हैं अपस्ट्रीम कंपनियों के ऊपर। लेकिन आई थिंक सबसे क्रिटिकल लेवल निफ्टी बैंक के लिए रहेगा ये 19,500 को कैसे अप्रोच करता है और ये 8640, 8650 की ट्रैजेक्टरी में कितना अपने आप को होल्ड करता है। जी हाँ बिल्कुल, तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिस पर हम बातचीत करेंगे उसमें SBI का पूरा पैक लेड बाय SBI जो कि 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर करीब 6% ऊपर। प्रेशर एक्चुअली देखने को मिला है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर पर, ये करीब 11% नीचे 554 के आसपास ट्रेड करते हुए। बाकी काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट आज फिर एक नया हाई हिट हुआ है। इसके अलावा पेट्रोनेट ये करीब 5% ऊपर 342 ऊपर। फॉलोअर पे ताज जीवी के आज ये अपर फ्रीज पर है 20% के। PG इलेक्ट्रोपास्ट, अपर गैंजेस शुगर, GM ब्रूअरीज और अबान ऑफशोर इन काउंटर्स पर हैवी मूव। साथ ही जिन स्टॉक्स पर चर्चा मैं करूँगा उसमें आप देखें हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया सीमेंट्स, BF इन्वेस्टमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर आप देखें सरकारी बैंकों में स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद लाओपाल इन द मिड कैप स्पेस, सिलान एक्सप्लोरेशन, नितिन फायर, एवरेज इंडस्ट्रीज, वाइसरॉय होटल, डीलिंग की कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। खैर एक बार इंडेक्सेस को देखते हैं फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडेक्सेस में अगर आप देखें तो 16 अंक नीचे इस वक्त 8656 पर निफ्टी है। आज की स्टार प्राइस परफॉर्मेंस अगर आप देखें कहीं से दिखाई दी है तो वो है SBI, हिंडाल्को, BOB एंड VPCL करीब 7 रुपये ऊपर 593 के स्तर पर। SBI अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हाई पे कारोबार कर रहा है। खैर राकेश बंसल हमारे साथ हैं बात करने के लिए। राकेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी निफ्टी पे अप्रोच क्या है? आई मीन अभी आप निफ्टी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं या फिर नो ट्रेड जोन में समझते हैं आप निफ्टी है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। निफ्टी नो ट्रेड जोन में नहीं है, ट्रेंड क्लियरली अप है। जो निफ्टी में प्रेशर देख रहे हैं बेसिकली IT में जो डिक्लाइन आ रहा है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। निफ्टी को छोड़ के हमारा बाय कॉल है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में 19,100 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 19,600 से लेकर 19,800 के लेवल मुमकिन है। निफ्टी में नीचे की तरफ देखें तो 8500, 8520 एक अच्छा बेस है और ऊपर में 8800 के लेवल्स मुझे लगता है निफ्टी दिखाएगा। गिरावट पे निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच वैभव सांघवी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्या व्यू है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक योर लुक ऑन दी SBI मर्जर और साथ ही जो पूरा एक बेहेमोथ क्रिएट होने वाला है उसके बाद ये क्या फर्दर रीरेट कर सकता है क्या इस पूरे पैक को? See, basically, I can't, as I said, I've been mentioning, I can't comment on a specific stock, but what I can say is basically that हमने लास्ट 2 क्वार्टर में काफ़ी ख़राबी देखी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑन द PSU बैंक्स एज अ बास्केट। हमें लगता है कि एटलीस्ट फ्रेश डिटीरियोरेशन होना थोड़ा कम हो गया है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी कुछ स्टेबलाइज हो जाना चाहिए ऑन द ओवरऑल PSU बास्केट। So if one needs to look at the PSU basket, then probably will can look 2 क्वार्टर के बाद जब काफ़ी कुछ स्टेबलाइज हो जाता है। Having said that, अभी हमने ये भी देखा है कि नीचे से काफ़ी PSU बैंक्स रैली हो चुके हैं।
सो ये वैल्यूएशंस पे थोड़ा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि ओवरऑल PSU बास्केट को देखना चाहिए। जी, इस बीच आप देखिए एक बजरा इंडिया सीमेंट्स को कल नंबर आए थे Q1 नंबर्स और 131 रुपये 50 पैसे पे आप देखिए स्ट्रीट अच्छे नतीजों को हाथों हाथ ले रही है और ये इस वक्त 2015-16 के नए हाइस पे खड़ा है इंडिया सीमेंट्स। कल अगर आप देखें 12 बजे के आसपास इसके नंबर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। वैभव जी, आप सीमेंट स्पेस को देखिए, आप लार्ज कैप को देखिए, मिड कैप को देखिए, स्ट्रॉन्ग वगैरह आप देखिए मूव। और कुछ थोड़ा डाइवर्जन ये हो गया सर कि लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पे है और जहां तक मिड कैप सीमेंट का सवाल है वो अभी भी हिस्टोरिकल हाई से काफ़ी नीचे है। आई मीन जस्ट पूरी इंस्टेंस ऑफ इंडिया सीमेंट का ऑल टाइम हाई 325, आज 131 पे भी हम खुश हो रहे हैं। वहां अल्ट्राटेक सीमेंट 3800 पे अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। इस डाइवर्जेंस को आप कैसे देखते हैं और कहाँ दाव खेलना चाहिए इस वक्त? डेफिनेटली सीमेंट एक सेक्टर ऐसा है जो स्ट्रक्चरली नेक्स्ट 3 to 4 years बहुत अच्छा करना चाहिए। लुकिंग के गवर्नमेंट का जैसा भी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या हाउसिंग सेक्टर में, आई थिंक ओवरऑल सेक्टर अच्छी जगह पे है। सेकेंडली, फ्रेश कैपेसिटी एडिशंस भी नहीं आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो जितने भी प्लांट्स एग्जिस्टिंग हैं उनको काफ़ी अच्छी मुनाफा हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर। और हमें ये भी देखना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ द गैप बिटवीन वैल्यूएशंस बिटवीन मिड कैप्स और लार्जर कैप, हमेशा हमने देखा है कि पहले लार्ज कैप एक सेगमेंट चलता है बिकॉज जनरली पैसिव फ्लोज जो अभी भी करंटली आ रहे हैं वो लार्ज कैप कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जनरली। सो आप पहले बढ़ावा देखेंगे लार्ज कैप में, अगर वो सस्टेन होती है रैली आप देन देखेंगे कि मिड कैप भी थोड़ा कैचअप करेंगे। हैविंग सेड दैट, हम एज अ फंड जनरली लार्ज कैप्स को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आर टेकिंग पोजीशन इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट पोर्टफोलियो। सो हम सीमित रहेंगे लार्ज कैप्स पर ही। जी चलिए, तो फिलहाल आप लार्ज कैप पर ही सीमित रहेंगे। खैर कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज मिड कैप में एक्शन जिन स्टॉक्स पर अच्छा है, इसमें पेट्रोनेट LNG है, टाटा केमिकल्स है, केन इंडिया ने आज एक बड़ा मूव दिया है। इनफैक्ट ये मूव जिस तरह का देखने को मिल रहा है, अब इंट्राडे तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसे लंबी अवधि के चार्ट्स पर भी देखेंगे तो ये जो अप मूव है, राकेश, ये आपको क्या कह रहे हैं? मीर, अगर केन इंडिया की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली स्टॉक रैली दिखा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो केन इंडिया ने अभी रिसेंटली निफ्टी ने जितनी बार भी करेक्शन ली है उस करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 225 230 के अराउंड आता है और वहां तक की रैली मुझे लगता है स्टॉक बिना करेक्शन के दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, अगर आप देखिए केन आपके स्क्रीन पे डे हाई पे कारोबार कर रहा है। वैभव जी, ये आई थिंक अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे सीमेंट पे बात करी, कमोडिटीज पर आपका क्या रिएक्शन है सर? आई मीन मैं कमोडिटीज के इस पूरे चंक में से BPCL, HPCL, IOC को, आई मीन ऑल मार्केटिंग कंपनीज को ऑल रिफॉर्म्स के चलते उनमें बहुत तेजी आई, इनको किनारे रख देता हूँ फॉर द टाइमिंग। बात करते हैं केन, ONGC, फिर हम बात करते हैं मेटल्स पे, फेरस, नॉन फेरस, एंटायर ग्रुप को आप मिला लीजिए। सर, आपका कॉन्फिडेंस क्या कमोडिटीज पे है इस वक्त? क्या आप ये देखिए मेटल्स के भागने के कारण पॉसिबली ये भी हो सकता है आपने सेफ गार्ड ड्यूटी दी है, क्या वो सेफ गार्ड ड्यूटी ही रीजन है या फिर नहीं, ये समथिंग डिफरेंट? करेक्ट, एकदम वाजिब क्वेश्चन है। और हम कमोडिटीज़ में हम देखेंगे प्राइमरीली एज आपने जैसे कहा बेस मेटल्स, ऑयल, उसको दोनों अलग करेंगे। बेस मेटल्स में अपन देखें तो काफ़ी सिंस लास्ट नवंबर दिसंबर काफ़ी कुछ प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में और गिरना बंद हो चुके थे लास्ट नवंबर दिसंबर से। हालांकि स्टॉक्स हम देखें तो लास्ट गिरावट के बाद ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है नीचे के लेवल से। ये वैल्यूएशंस में ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स में एंटर करना इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हमें नहीं लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ कन्विंसिंग है। और जहाँ लार्जली कमोडिटीज़ की मूवमेंट या कमोडिटीज़ का सेक्युलर अप ट्रेंड जब भी चालू होता है जब ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल हो। एट प्रेजेंट हर एक इकोनॉमी फाइट कर रही है, स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ लाने के लिए, और वेरियस क्वांटिटेटिव ईजिंग मेजर्स या इंटरेस्ट रेट्स ले लीजिए, सब तरीके से अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल ग्रोथ ऊपर नहीं आ रहा है।
हम राह देखेंगे ग्लोबल ग्रोथ आने की और फिर कमोडिटीज़ में कंस्ट्रक्टिव बेट लेंगे। ऑन द अदर साइड जब आप जो रिफाइनरिंग कंपनीज की बात की, हमारे वहाँ लोकली काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं ऑन दी ऑयल एंड गैस स्पेस में, और उसी कारण चलते हमने काफ़ी अप्रिसिएशन देखा है। 1 के वो अंडर ओन था पहले से, 2 देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज हुआ है वो पूरे सेगमेंट में, इसलिए हमने अच्छी रैली देखी है और ऊपर के लेवल में भी सस्टेन हो रही है रैली। थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो हम डेफिनेटली उसको कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे। राकेश, आज होटल स्टॉक्स में देखिए इंटरेस्टिंग मूव है। हमें लुक एट ताज जीवी के, इस पर जिस तरह का मूव आज देखने को मिल रहा है, या फिर इवन वाइसरॉय होटल्स, ये भी करीब 7.25% ऊपर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, वाइब्रेंसी अच्छी है आज इस स्पेस में। आप क्या ट्रेड रेकमेंड करेंगे? देखिए मीर, वाइसरॉय होटल काफ़ी समय से साइडवेज चल रहा था और आज के अपमूव के बाद आज ही के स्तर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है और वाइसरॉय होटल में 21-22 रुपए के लेवल्स मुझे मुमकिन लगते हैं। मौजूदा स्तरों पर बाइंग करके चला जा सकता है। ताज जीवी के होटल्स ने एक अच्छी रैली के बाद काफ़ी समय तक स्टॉक कंसोलिडेशन मोड पे था और आज में सत्र में एक बड़ा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक का जिस तरीके से रुझान है, टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 165-166 का बनता है। अगर इन स्तरों के आसपास या थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टॉक मिलता है तो क्लियरली बाय करके चलना चाहिए। ओके, चलिए इस बीच सिद्धार्थ सिद्धानी भी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए फंडामेंटल नोट पे। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सिद्धार्थ, आज की हालांकि सबसे बड़ी खबर तो SBI ही है, नो डाउट, और उसके बाद साथ साथ अगर आप देखें पूरा PSU बास्केट जो है वो ऊपर की तरफ खिसक रहा है। आपका PSU बास्केट में इंटरेस्ट कहाँ पर है, या फिर आप लोग भी फोकस सिर्फ SBI में ही कर रहे हैं उस बास्केट पे, और आप लोगों ने टारगेट्स नए क्या दिए हैं इस पूरी इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद? नमस्कार। देखिए, ओवरऑल PSU बास्केट में जिस हिसाब से पेन दिख रहा है और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक रिकग्निशन का जो फैक्टर है जो RBI द्वारा गाइडलाइंस है वो मार्च 2017 तक है, तो प्रेशर ज़रूर है, बट PSU बास्केट में बहुत चुनिंदा होने की ज़रूरत है। इनमें से SBI, जैसे आपने कहा कि जो कंसोलिडेशन का जो मर्जर की बात है, जो सब्सिडरीज की, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थीम है। उसके उपरांत भी अगर देखा जाए तो नंबर्स में देखें तो स्लिपेजेस काफ़ी कम हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से SBI पे हम ज़रूर पॉजिटिव है विद अ टारगेट ऑफ 303, और साथ ही साथ हम मानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से जो डिसअपॉइंटमेंट हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने मिले हैं, ये हो सकता है और 1-2 क्वार्टर रहे, बट मैं मानता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSU बास्केट में से काफ़ी अच्छे स्टॉक और उम्दा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू लग रहे हैं। जी, इस बीच वैभव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो 2-3 थीम मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट नॉट नेसेसरली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन अब देखिए शुगर स्पेस फिर से यहाँ पर जिस तरह की वाइब्रेंसी क्रिएट हुई है, आपका व्यू क्या है? शुगर स्पेस में अब ट्रेड करना बनता है क्या? सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ध्यान रखना चाहिए कि शुगर एक ग्लोबल सेक्टर है, प्लस ये काफ़ी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में टाइट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चलते हैं। सो उसको एनालाइज करना और फिर प्रेडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना फॉर अ लॉन्गर टर्म, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। हाँ, हमारा व्यू ये हुआ है जनरली इन शुगर कि वी विल रेंट देम एंड रादर देन ओन देम। मतलब प्रॉबेबली अगर अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्टर टर्म के लिए ट्रेडिंग रहेगी तो हम पॉसिबली कर सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो तो प्रॉबेबली हम अवॉइड करेंगे ऐसे सेक्टर्स को जहाँ लॉन्गर टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो। चलिए इस बीच थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को देखते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बाजार कुछ नई थीम खोजने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए पहले NCC को पकड़ा, कल 2:30 पर पकड़ लिया इन्होंने एक नया स्टॉक, और वो था IRB। आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा खासा है, स्पेशली अगर आप देखें वो स्टॉक्स जो कि वायदा कारोबार का हिस्सा हैं उसमें बहुत अच्छा मूव है। IRB और टॉप वाई गेनर है, उसके बाद GMR इंफ्रा, जरा प्लीज़ एक बार GMR इंफ्रा भी दिखा दीजिए। और IRB में 20% का हुआ एडिशन, हर 10 दिन में मिहिर नई खुराक चाहिए बाजार को। पहले NCC पकड़ लिया, अब IRB पकड़ लिया। राकेश, कुछ टेक्निकली टारगेट्स क्या होंगे IRB पे आपके नए? देखिए IRB के अंदर एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हमने 220 के ऊपर आते हुए देखा है।
और टेक्निकली नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का 236 237 के अराउंड आता है, तो वो लक्ष्य मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। मैं फर्टिलाइजर स्पेस को देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस में फर्टिलाइजर बास्केट में आज टाटा केमिकल्स को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव, और ओआई एडिशन देखिए आप, लगभग ऑलमोस्ट 11% का टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पर है। सिद्धार्थ, केमिकल स्पेस में एंड स्पेशली टेक टाटा केमिकल्स जो ये मूव आया है, पॉसिबल नियर टर्म टारगेट्स क्या होंगे? देखिए वीरेन, टाटा केमिकल्स पे हमारा कवरेज नहीं है तो टारगेट देना बहुत मुश्किल होगा, बट ये बात जरूर है कि यूरिया को जो हाई ऑफ करने की बात है टाटा केमिकल से, जो करीबन 2600 करोड़ की बात है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है टाटा केमिकल्स के लिए। बट इस स्पेस की अगर बात करें तो हम मानते हैं कि यूपीएल जो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है, साथ ही साथ दूसरे केमिकल्स में भी है, फर्टिलाइजर से भी जुड़ी हुई है। यूपीएल बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ से हमें। हम मानते हैं कि यूपीएल यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर बुक बैलेंस शीट की बात करें तो वेरी वेल बैलेंस्ड बैलेंस शीट है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो स्ट्रांग रिटर्न रेशियो है। तो यूपीएल ये स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। इस बीच दीपक फर्टिलाइजर करीब 7.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये वो स्टॉक्स है जो इस समय अपने 52 वीक हाई पर हैं। इसमें एक तो दीपक फर्टिलाइजर है, फिर वोल्टास है जो कि 3.5% ऊपर इस समय है। टाटा केमिकल्स है, ये करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और साथ ही गुजरात गैस यहाँ पर करीब 4.5% का मूव इस समय है। इसमें दीपक फर्टिलाइज़र और गुजरात गैस, इस पर राकेश क्या सलाह है आपकी? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आज ही के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 175 के ऊपर। टेक्निकली जिस तरीके से स्टॉक पॉइज रहा है, इसको गिरावट में खरीदना चाहिए। टेक्निकली ऊपर नीचे होकर स्टॉक चलेगा, बट मुझे लगता है स्टॉक के अंदर ऊपर में 195 196 के लेवल्स क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गैस की बात करें तो यहाँ भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है स्टॉक का। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक मेजर नेकलाइन स्टॉक ने तोड़ी है 650 की। जो जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है 740 745 के लेवल्स के लिए स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। आज फार्मा में बाजार का बहुत कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वैभव जी, फार्मा में एक से एक स्टोरी रही है। आप देखिए पिरामिड एंटरप्राइजेस को, क्या स्टॉक रहा, कहाँ से कहाँ आ गया। कुछ ऐसी कंपनियां रहीं जो विवादों में फंस गई, कई के इंटीग्रेशन कॉस्ट काफ़ी थी, फिर मार पड़ी। अगर आप देखें CY16 में US FDA की जेनरिक प्राइसेस के दवाओं के प्राइसेस को लेकर सेंटिमेंट हर एक महीने 1.5 महीने बाद एक ना एक स्टॉक पे खराब होता रहा। लुक एट वॉकहार्ट, क्या डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था ये। आपका कॉन्फिडेंस क्या है सर इस वक्त फार्मा में? आप बैठे हैं क्या फार्मा पे कंफर्टेबली? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मा में हमारा व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है इस एट दिस पॉइंट, और उसके मुख्यतः कारण मैं बताता हूँ। लेकिन बिफोर आई टेल द रीज़न, ये भी देखना चाहिए कि लास्ट 1 या 1.5 साल में मेजर कंसर्न्स ऑन द फार्मा रहे हैं। एक, एज यू राइटली मेंशन, जैसे US FDA का था, एक 2 वोलेटाइल करेंसीज का था, 3 इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली सेल्स नहीं हो रहे थे बराबर से। सो ये 3 मुख्य कारण के कारण हमने पूरा परफॉर्मेंस सबड्यूड देखा है। अभी क्या हो रहा है इज बेसिकली 1, हर एक कंपनियां अपने रिमेडियल मेजर्स ले रहे हैं एटलीस्ट ऑन द US FDA साइड। 2, US मार्केट हमें लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर में स्टेबलाइज होने चाहिए। इमर्जिंग मार्केट्स लगता है कि स्टेबलाइज हो चुके हैं। सो लार्जर पार्ट ऑफ द जो हम नेगेटिविटी देख रहे थे वो थ्रू हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसी के कारण हमें एक सस्ते वैल्यूएशन और बिलो एवरेज वैल्यूएशंस में हमें फार्मा बास्केट फ़िलहाल मिल रहा है। हमारा ये व्यू है कि गिवन द मार्केट वैल्यूएशंस एक ये अच्छी बेट हो सकती है इफ़ यू लुक फॉर लॉन्गर टर्म अबाउट 2 to 3 years। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द फार्मा सेक्टर। बिल्कुल। लेकिन आज और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल कर सामने आई है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब SBI कल मर्जर की खबर आई, उसके बाद सब जगह ये चल रहा है कि ये कैसे वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में शामिल होगा। जो एसेट साइज़ में अगर देखें तो ICICI जो कि इसका दूसरा नंबर का बैंक है, उससे ऑलमोस्ट 5 गुना हो जाएगा। और इन सब के बावजूद अगर हम सैलरी कॉम्पेंसेशन की बात देखें तो इस ग्लोबल जायंट में वाकई, या फिर सारे ही सरकारी बैंक्स में अगर हम देखें, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन SBI,
जो सैलरी की लेवल है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। यानी इतना बड़ा बैंक आप संभालिए, इतनी बड़ी एसेट बुक को संभालिए, लेकिन आपको खुद को जो कॉम्पेंसेशन मिलता है दैट विल बी नोवेयर नियर व्हाट अदर्स आर गेटिंग। सुमित ने ये पूरा डेटा निकाला है। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, काफ़ी सही सम अप किया आपने। एसबीआई जो कि 45वां दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनने जा रहा है इस पूरे एमलगमेशन के बाद, और दूसरा अब देश का सबसे बड़ा बैंक तो है ही, लेकिन हाँ एसेट साइज नेक्स्ट पीयर से करीब 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसके बावजूद भी जो सैलरी है एसबीआई के चेयरमैन की वो महज 31 लाख रुपए है, जबकि नेक्स्ट बिग पीयर यानी आईसीआईसीआई के सीईओ की जो सैलरी है करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें भी रफली 10 गुने के आसपास का अंतर आता दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक अहम चीज़ है कि एसेट साइज अगर देखें तो इतना बड़ा, लेकिन उसे कंपैरिजन में जो प्राइवेट बैंक के सीईओ की सैलरी है उसको देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। ये आपके सामने सैलरी का फिगर है 31 लाख रुपए जो कि एसबीआई के चेयरमैन की, और साथ साथ 4.5 करोड़ रुपए जो कि चंदा कोचर की, और साथ साथ आदित्यपुरी करीब 9.5 करोड़ रुपए ये सैलरी का फिगर है उनका, और सामने एसबीआई के चेयरमैन की सैलरी चली रही है आपके। उसके अलावा तीसरा नाम एक्सिस बैंक के सीईओ शिखा शर्मा का है, करीब 5.5 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह है, और एसबीआई के चेयरमैन की सैलरी करीब 31 लाख रुपए। तो बड़ा डिफरेंस निजी बैंक के टॉप पोजीशंस पे और सरकारी बैंकों के टॉप पोजीशंस पे आपको दिखाई पड़ ही रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो अगर एंट्री लेवल पे देखेंगे तो एंट्री लेवल पे सिचुएशन थोड़ी बेहतर है सरकारी बैंकों के लिए, लेकिन हायर लेवल पर आते आते जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब हो जाती है। एक बार इन सभी कंपनियों का कुछ कंपेरिजन भी कर लेते हैं इनके नंबर्स को लेकर भी। पीएसयू बैंक का जो एंट्री लेवल की सैलरी है वो करीब 6 लाख रुपए है, प्राइवेट बैंक की करीब 4 लाख रुपए, लेकिन एज लेवल इंक्रीजेज इस सैलरी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उलट हो चुका होता है, और बहुत बड़ा अंतर के साथ ये इसमें उलट होता है। इसके अलावा कुछ अगर एसेट साइज के हिसाब से देखा जाए तो एसबीआई जब भी प्रॉफिट मेंटेन करता है करीब 12.5 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट है एसबीआई का, वहीं आईसीआईसीआई करीब 9,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। एचडीएफसी बैंक का 2 प्रॉफिट 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और एक्सिस बैंक भी करीब 8,223 करोड़ रुपए प्रॉफिट होल्ड करता है। प्रॉफिट वाइज भी देखें तो एसबीआई का फिगर इन सभी से काफी बड़ा है, यानी इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने वाला बैंक है। एसेट साइज तो वैसे भी करीब 30 लाख करोड़ रुपए का एसेट साइज एसबीआई का है। आईसीआईसीआई जो कि नेक्स्ट बेस्ट पीयर है उसका एसेट साइज रफली 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। बाकी एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी 7.5 लाख करोड़ रुपए का एसेट साइज, और एक्सिस बैंक करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का एसेट साइज। एसेट साइज भी करीब 5 से 7 गुना ज्यादा होने के बावजूद जो उसको मैनेज करने वाला हेड है उनकी सैलरी उतनी नहीं है। तो अपने आप में एक एस्टोनिशिंग फिगर के तौर पर आप इसे कह सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है ये जी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इस पर इनफैक्ट वैभव अब कम से कम ये विलय हो जाने के बाद, और साथ ही जो एसबीआई ने खुद भी कहा था दैट गोइंग फॉरवर्ड अगले 12 से 18 महीनों में इनफैक्ट इनकी बुक्स भी जो है उसमें से पूरा पेन निकल जाएगा। कीपिंग दैट इन माइंड, क्या ये कहना सही होगा कि जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है दैट विल स्टार्ट कमांडिंग हायर प्रीमियम देन व्हाट दे आर कमांडिंग राइट नाउ, और निफ्टी बैंक में उनकी वेटेज बढ़ेगी अकॉर्डिंगली? See, there is a possibility, I am not denying it, but the only thing हम देखना पड़ेगा कि being the largest bank, definitely by default FIs का इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा because of the liquidity factors. 2, कि अगर आप प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू देखते हैं हर एक बैंकों का तो आपको एक ट्रू पिक्चर मिलेगा, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेगा, एक ट्रू पिक्चर मिलेगा कि कौन सी बैंक कहाँ पे स्थित है एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ आफ्टर डिस्काउंटिंग द एनपीए वरीज। सो एक प्राइस टू एडजस्टेड बुक एक मूल्यांकन है, आप ज़रूर देखिए, और हमें उसमें लगता है कि काफ़ी कम बैंक्स है ऑन पीएसयू साइड एटलीस्ट जो हमें अच्छा स्कोप बता सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। चलिए कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं, आज के कुछ स्टार परफॉर्मर्स को, प्राइस परफॉर्मर्स को बैंकिंग के बाद अगर आप देखिए जिनमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, नो डाउट इसमें अगर आप देखें शुगर की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, होटल स्टॉक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके बाद अब देखिए जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट सी काउंटर लगभग 10% ऊपर आज है। मैक्स इंडिया ये अच्छा खासा मूव लेकर लगभग 148.90 के स्तर पर आप देखें कारोबार कर रहा है। लाओ पाला इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 168 के स्तर पे ऑल द एक स्ट्रॉन्ग मूव, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आए। दीपक फर्टिलाइजर्स 180 के स्तर पे। अच्छा राकेश, दीपक फर्टिलाइजर्स ने अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, अभी इस पे नए पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे? देखिए वीरेंद्र, इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, बस साथ साथ ऊपर में थोड़े रेजिस्टेंस भी हैं, ऐसा नहीं कि एकदम भागेगा। ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करें 196, 197 क्लियरली मुमकिन लगता है। इन स्तरों पर हल्की सी करेक्शन पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक लगता है मुझे।
और कुछ स्टॉक्स को देखिए, कुछ स्टॉक को देखिए दीपक फर्टिलाइजर के बाद जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आप एक देखिए गुड लक इंडिया को, ये करीब 11% ऊपर, एक ट्रेडिंग व्यू ले रहा था यहाँ पे मैं। टाटा केमिकल्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ। फिर आप देखिए पेट्रोनेट 343.50, पूरा स्पेस अगर आप देखें, ये ऑयल गैस स्पेस में अगर आप देखें, आज 2 स्टोरीज थी, केयर इंडिया और साथ ही साथ पेट्रोनेट। ये इस बास्केट में जो पेट्रोनेट में जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है, आज ये ऑल टाइम हाई है 343 पेट्रोनेट का। सिद्धार्थ, नए टारगेट्स क्या होंगे और पेट्रोनेट क्या इन लेवल्स पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बुकिंग ऑफ द टेबल वुड बी अ गुड आइडिया। साथ ही साथ ये सेक्टर की अगर बात करें गैस सेक्टर की, तो हम मानते हैं कि महानगर गैस बहुत अच्छा एक उम्दा कंपनी है जो अभी हाल फिलहाल ही इनके आईपीओ आए हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन प्लान है, जिस हिसाब से मार्जिन थोड़े स्टैग्नेंट रहने की बात है आने वाले समय में, पर हम मानते हैं कि थाने इत्यादि एरियाज में जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ये लोग, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है कंपनी को विद अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो गैस सेगमेंट में महानगर गैस काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि ऑयल एंड गैस स्पेस में अगर प्राइवेट की बात करें और अपस्ट्रीम स्पेस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी कट अबाउट द रेस्ट रह सकता है। और ये आने वाले समय में जिस हिसाब से एक्सपेंशन प्लान जो पिछले 3 साल में किए गए हैं, 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसका फ़ायदा कंपनी को पूरी तरीके से आने वाले 3 से 6 महीने में मिलने की बात है। और इसी के कारण GRM भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कंपनी के पिछले 2 से 3 क्वार्टर के। तो हम मानते हैं कि प्राइवेट स्पेस में अपस्ट्रीम में रिलायंस इंडस्ट्री पे बैंक करना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने रिलायंस की बात छेड़ी ही है, तो वैभव टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? कंसिडरिंग दैट द ऑनगोइंग बैटल इट्स ओनली गोइंग टू इंटेंसिफाई जैसे जैसे जियो का रोल आउट होगा। सी टेलीकॉम एज अ स्पेस हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट इन द लास्ट इमीडिएट पास्ट। हमारा ये व्यू कंसिस्टेंट है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पोटेंशियल इंक्रीज इन कंपटीशन और बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल, जहां आप ह्यूज केपेक्स कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है विदाउट एनी कमेंसुरेट कैश फ्लोज कमिंग आउट, इज वो बिजनेस में हमें इतना कंफर्ट नहीं बैठता है और हम जनरली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस नेगेटिव रहे हैं और कोई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स भी दिख नहीं रहे हैं एटलीस्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर। ये आखिरी प्रश्न होगा आपसे वैभव जी, मिड कैप में कोई खास थीम जो कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इस वक्त? सो इन मिड कैप्स हम लोग जनरली मिड कैप्स और लार्ज कैप ऐसे डिफरेंशिएट जनरली नहीं करते, बट व्हाट वी थिंक एज अ थीम इज बेसिकली overall domestic centric industry led by consumer facing, whether it is mid cap, चाहे वो mid cap हो या चाहे वो large cap हो, हमारे हिसाब से वो अच्छी करनी चाहिए because the strongest point in India currently is the consumer, और वो consumer पे play करें तो हमें लगता है कि मुनाफा हो सकता है over longer period। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्री स्पेस सेक्टर्स पर कॉन्फ्रेंस पर रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश चांद भी हैं हमारे साथ इस वक्त अब बात करने के लिए। नितेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नितेश, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या अप्रोच सजेस्ट की है? कल दोनों ही इंडस्ट्रीज ने मूव लिया, निफ्टी बैंक ने क्रिटिकल लेवल पार कर लिया, ऑलमोस्ट आज 19,500 को अचीव कर लिया, लेकिन वो 8700 का हर्डल निफ्टी पे अभी बरकरार है। क्लाइंट्स को क्या अप्रोच सजेस्ट किया आप लोगों ने? वीरेंद्र, देखिए कि अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो जो ब्रॉडर फॉर्मेशन है जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक जो रेंज हम देखते हैं 84-70 के नीचे की तरफ सपोर्ट मिलता है और हायर साइड में अगर हम देखते हैं तो 87 के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने लगता है। तो इस जोन में जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो यही हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेस है। इस फेस में जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना फिर हायर लेवल को स्केल करना ईजी होता जाएगा। तो चांसेस है कि 87 के 102 और मोर क्लोजिंग आती है तो फिर निफ्टी जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 8860 के आसपास, उस तरफ मूव कर सकता है। तो जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस कि इसमें अपसाइड की पोटेंशियल ज़्यादा है। सिमिलर फॉर्मेशन जो हम देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी है, तो बैंकिंग जो बैंक इंडेक्स है उसमें भी ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि यस कि यहाँ पे एक माइल्ड कंसोलिडेशन फेस में बैंक इंडेक्स भी जा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हायर लेवल्स को स्केल करेगा एंड पॉसिबल है कि फिर 20,000 की तरफ भी मूव कर सकता है ग्रेजुअली।
बिल्कुल सिद्धार्थ, ये हॉस्पिटैलिटी स्पेस की हमने अभी बात की थी, दैट वाज अ टेक्निकल व्यू, लेकिन आपकी टॉपिक इसमें क्या है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे पहले अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा डेल्टा कॉप पर मूव आना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे द लिस्ट हैज़ बीन गेटिंग लॉन्गर। आज इसमें ताज जीवी के है या फिर वाइसरॉय होटल्स है या फिर महिंद्रा हॉलीडेज़ है, इन सब पर अच्छा मुँह देखने को मिला है। आपकी टॉपिक इसमें कौन सी है? देखिए, इन पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारी कोई पिक नहीं है, बट ये सेक्टर बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। हालांकि महिंद्रा हॉलीडेज़ एक डिफरेंट मॉडल है, यहाँ पे जो भी कैपेक्स या ओपेक्स होते हैं ये नए जो मेंबर्स होते हैं इन्हीं के द्वारा फंडेड रहते हैं, तो ये एक मॉडल काफ़ी यूनिक और अच्छा है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर ये सेक्टर की बात करें तो कॉक्स एंड किंग्स और थॉमस कुक हम मानते हैं कि ये दोनों ही कंपनी काफ़ी उम्दा हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी की जिस हिसाब से लोगों के टूरिज्म में इनवर्ड आउटवर्ड की जो भी आना जाना रहा है, हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है कॉक्स एंड कुक्स एंड थॉमस कुक के लिए। इंडियन होटल्स की जो आज बात कर रहे हैं कि ताज जीवी के साथ जो मर्जर की बात चल रही है, इंडियन होटल्स है बहुत अच्छा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से टॉप लाइन बहुत ग्रो हो चुका है, बॉटम लाइन पे ग्रो नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव है। तो हम मानते हैं कि इंडियन होटल्स ग्रो हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बट हालांकि कैपिटल इंटेंसिव है तो वी वुड लाइक टू अवॉइड द सेक्टर एंड लुक आउट फॉर कॉक्स एंड किंग्स एंड थॉमस कुक। इस बीच आज अगर आप देखें जो यस बैंक है वो एक बार फिर से अपने नए हाइस पर, और एक स्टॉक ONGC अपने CY16 के नए हाइस पर है। आज इसने 242 का मूव दिया, 242 तक का मूव दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट 40 रुपये के इजाफे के साथ अपने नए हाइस पर। और एक और स्टॉक देखिए हिंडाल्को, ये 158.80 52 हफ्तों का नया सर्वोच्च स्तर, और आई थिंक ICICI बैंक 254 के स्तर पे, नो ये तो अभी रह गया, मिस कर गया। लेकिन राकेश, मैंने 2-3 ऑल टाइम हाइस बताया मैंने आपको, 52 हफ्तों के नए स्तर बताए, इसमें से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पर है आपको इंडेक्स 51 में से? देखिए, तीनों स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, इन तीनों स्टॉक्स को बाय किया जा सकता है। मिड कैप स्टॉक जैन इरिगेशन, मौजूदा भाव 81 रुपये 20 पैसे के अराउंड है। इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स वीरेंद्र देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है 79 रुपये 60 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहिए 88-89 के लक्ष्य के लिए। जी चलिए, तो 88 या 89 के टारगेट के लिए आप इसे ख़रीद सकते हैं, नज़र रख सकते हैं यहाँ पर। इस समय जिन स्टॉक्स पर मिड कैप में अच्छा रुझान है, इसमें कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। वोल्टास करीब 3.5% ऊपर इस समय है, साथ ही अदानी एंटरप्राइज है जो कि करीब 3.5% ऊपर है। वक्रांगी और NMDC, ये दो और काउंटर्स हैं जिन पर इंटरेस्टिंग मूव है। ये वक्रांगी, नितेश आपको कैसा लग रहा है? मेरे देखिए कि यस, इसमें पॉजिटिव फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन इसमें एक जो कंसर्न जो रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। मतलब इसमें जिस तरह से अपमूव आता है उसी तरह से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेल ऑफ का फेज भी हम देखते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। यस, जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये 192 के ऊपर 193 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो फिर ये नेक्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेंथ में आ सकता है, एंड उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर 200 की तरफ भी मूव कर सकता है। लेकिन इसमें एक स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस रखना रहेगा वो क्लोज टू 175 का फॉर द पोजिशनल ट्रेड। 175 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है, नीचे जाता है, तो फिर इसमें से एग्जिट होने के बारे में सोचना चाहिए, जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है। डेल्टा को देखिए 148, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज 509, फेडरल बैंक 6580, अच्छी तेज़ी यहाँ पर है। जैन इरिगेशन 81 पर और अच्छे ट्रेड, इसमें से L&T फाइनेंस को देखिए 9430, याद रखिए 9430 का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट अपने 2012 के जो हाइस के जोन है उस क्लस्टर में आ चुका है। याद रखिएगा 2012 का इसका हाई था करीब 9710। राकेश, इस बार वो क्रॉस तो नज़र आ रहा है 9710, अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो रखना चाहिए अभी? बिल्कुल वीरेंद्र, रखना चाहिए। ये उस क्लस्टर को तोड़ के ये बहुत ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। जिस फैशन में स्टॉक बढ़ रहा है, हल्की हल्की करेक्शन लेता है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, गिरावट पे खरीद के चलना चाहिए। जैसे आपने काफ़ी स्टॉक्स के नाम लिए थे जो नए हाइस पे चल रहे हैं, उसमें एक स्टॉक HDFC अगर आप देखें तो ये भी 1400 का जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ने का बेस बना रहा है। मुझे लगता है इस करेक्शंस के अंदर HDFC जैसे स्टॉक्स को बाय करके चलना चाहिए। ये स्टॉक एक बार 1400 के लेवल को तोड़ेगा, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो ऊपर में 1500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसको भी बाय करके चलना चाहिए। इस बीच
प्राइमरी मार्केट में जो एक्शन देखने को मिल रहा है क्विकली, सिद्धार्थ आपकी सलाह क्या है आरबीएल बैंक के इश्यू पर? देखिए, हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आरबीएल बैंक के पूरे ऑपरेशंस। हालांकि वो जानते हैं कि प्राइवेट स्पेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से इनके ब्रांच सेटअप्स है, जिस हिसाब से इनके टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेटअप्स है और भी एम्फसाइज कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये इशू काफ़ी अच्छा हो सकता है। देयर कैन बी पोटेंशियल अपटिक इन द लिस्टिंग गेन्स काइंड ऑफ, बट लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए अगर देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है, बट पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स भी बन सकता है इस पर। जी हाँ, L&T फाइनेंस के बाद एक दो स्टॉक्स और रखूँगा, मैंने जिनमें आज वॉल्यूम्स काफ़ी ठीक ठाक है। L&T फाइनेंस का जिक्र किया था, डेल्टा कॉर्प का जिक्र किया था, NHPC 2750 पे अच्छा मूव दिया हुआ। आप कर्नाटका बैंक को देखिए, आज 152.60, ये चार्ट वाकई अगर आप देखें, बीते 10 दिन से कह रहा था कि बॉस मेरे को खरीदो, 140 के नीचे मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, खरीदिए खरीदिए खरीदिए। आज फाइनली अगर आप देखें, राकेश इस पर कमेंट चाहूँगा मैं आपके कर्नाटका बैंक के, लेकिन एक दो स्टॉक्स और दिखाता हूँ जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। कर्नाटका बैंक के बाद आप OBC को देखिए 118, अब ऑफशोर का जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और आज आई थिंक एक बार आप देखिए एमटेक ऑटो को 2790 पे। राकेश, इन दोनों में 3-4 स्टॉक्स का जिक्र किया मैंने, इसमें से कोई ट्रेड एंड स्पेशली कर्नाटका बैंक? वीरेंद्र, कर्नाटका बैंक को तो डेफिनेटली खरीद के चलना चाहिए। एक तो कारण ये है, इसमें जो राइट इशू की अनाउंसमेंट हुई है 70 रुपीज़ पर, उसके चलते काफ़ी लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, कैश में खरीद के फ्यूचर को बेचा हुआ है। और मुझे लगता है जब तक राइट इशू मटेरियलाइज होगा, ये स्टॉक 180 के अराउंड ट्रेड करेगा। ये स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 140, 142 एक अच्छा बेस है। और दूसरा वीरेंद्र, एक चीज़ हो रहा है, जो आरबीएल बैंक का इशू आ रहा है उसका कंपैरिजन मार्केट में काफ़ी जोरों से कर्नाटका बैंक से भी हो रहा है, और कर्नाटका बैंक की मुझे री रेटिंग लगती है, इसको बाय करके चलना चाहिए। कर्नाटका बैंक वैसे भी 7.5% ऊपर।